क्या होता है, आप इसकी क्या डेफिनेशन दे सकते हो? देखो, जो साल्ट होते हैं ना, वो एसिड और बेस के मिक्स होने से बनता है। इसमें जो बेस होता है उसका पॉजिटिव पार्ट होता है, और जो एसिड होता है उसका क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द साल्ट, व्हेन एसिड एंड बेस आर इंटरमिक्स टू गिव ए सब्सटेंस प्लस वाटर, जो गिवन सब्सटेंस होता है वही हमारे पास क्या होता है, साल्ट होता है। क्या होता है, साल्ट। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो या आप ये कह सकते हैं व्हेन एनी साल्ट आर फॉर्म फ्रॉम एसिड एंड बेस, जो भी साल्ट है वो किससे बनते हैं, एसिड और बेस से बनते हैं। जैसे आपको पता है, हम मान लेते हैं मेरे पास ये एक एसिड है और ये मेरे पास क्या होता है, बेस होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो एसिड का क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्ट, और बेस का क्या होता है, ये नेगेटिव पार्ट। तो इसका ये क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट, और ये क्या हो गया, इसका पॉजिटिव पार्ट। तो यहां पर देखो, जो एसिड है उसका तो ये नेगेटिव पार्ट होता है, और बेस का क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले यहाँ पर HCl, और यहाँ पर हम क्या ले लें, NaOH। तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। तो आप इसमें देखो, जो बेस है उसका क्या होगा, पॉजिटिव, और जो एसिड होगा उसका क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, साल्ट कहलाए जाते हैं। अब आपने देख लिया साल्ट बनते कैसे। अब हमारे पास जो साल्ट होते हैं ना, उनको कुछ कैटेगरी में कैटेगरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे क्लोराइड का, सल्फेट का, नाइट्रेट का, एसीटेट का या कार्बोनेट का। जिस साल्ट में नेगेटिव पार्ट क्लोराइड हो तो उसको हम बोलेंगे क्लोराइड साल्ट। जिस साल्ट में नेगेटिव पार्ट क्या हो, सल्फेट हो, तो उसको हम सल्फेट साल्ट बोलते हैं। जिस साल्ट में लास्ट में नेगेटिव पार्ट क्या हो, कार्बोनेट हो, तो उसको कार्बोनेट साल्ट बोलते हैं। जिसके लास्ट में क्या हो, नाइट्रेट पार्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रेट साल्ट बोलते हैं। ये सारे के सारे एसिड का नेगेटिव पार्ट होते हैं। जो एसिड आप बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ये उसी का क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होते हैं। जैसे आपसे पूछ ले भाई, जो हमारे पास एक साल्ट का नेमिंग कर दिया भाई, वहां पर क्लोराइड साल्ट है, तो आप समझ जाना जो क्लोराइड साल्ट बना है ना, उसको किससे रिएक्शन करके बनाया है, HCl से। जो सल्फेट साल्ट बना है उसको किससे बनाया है, उसमें जो बेस है उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया है। जो कार्बोनेट है उसको बनाने के लिए क्या किया है, बेस को कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन कराया है। जो नाइट्रेट साल्ट होता है उसको कैसे बनाया, जो बेस है उसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया है, तब जाके हमारे पास क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। देखो, साल्ट कोई जनरली कुछ अलग से नेम या कुछ अलग से कुछ नहीं होता, ये एसिड बेस के मिलने से बनता है। जैसे हमने कहा जो साल्ट होते हैं ना, आप ये कह सकते हैं इसके दो पेरेंट होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं। एक होता है एसिड और एक क्या होता है, बेस। साल्ट को बनने के लिए एसिड बेस दोनों चाहिए। या आप कह सकते हो जो साल्ट बनता है ना, वो मेटल और नॉन मेटल से बनता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। इसी के बेस पे हम कह सकते हैं जो साल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं, एक एसिड और एक बेस, इन दोनों के मिलने से ही हमारे पास क्या बन के आते हैं, साल्ट। क्लियर, तो ये पॉइंट याद रखना। अब जो साल्ट आते हैं, आपको पता चल गया जो साल्ट होते हैं वैसे तो ये न्यूट्रल होते हैं। जितने भी साल्ट होते हैं ना, वो नेचर में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। याद रखना, अगर कोई पूछे भाई साल्ट का पीएच क्या होता है, तो आप बताओगे 7, या आप ये कहोगे न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। बट सभी साल्ट न्यूट्रल नहीं होते, कुछ साल्ट इसमें एसिडिक भी होते हैं, कुछ साल्ट इसमें क्या होता है, बेसिक भी होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे भाई ये साल्ट एसिडिक है या बेस है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल सा पॉइंट है, जो साल्ट होता है ना, उसको वाटर में ऐड कर दो। जब इसको आप वाटर में ऐड कराओगे तो ये एसिड और प्लस बेस देता है, ये याद रखना। जब साल्ट को आप वाटर में ऐड करोगे तो हमें एसिड और बेस देता है। हम इसकी बेसिस हम ये बता सकते हैं कौन सा साल्ट एसिडिक है या कौन सा साल्ट न्यूट्रल है या कौन सा साल्ट बेसिक है। कैसे, देखो
जिस साल्ट में, पहला पॉइंट हमारे पास यहां पर लिख रहे, जिस साल्ट में एसिड और बेस अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यूट्रल होगा। वो क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट होता है। अगर जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस क्या हो? वीक हो, तो ऐसा जो साल्ट होता है ना वो एसिडिक साल्ट होता है। वो नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। तीसरा, जिसमें एसिड वीक हो और बेस क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, तो वो कैसा होगा? हमारा बेसिक साल्ट होता है। नेचर में कैसा होता है? बेसिक। सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके जो साल्ट बनाते हैं ना वो न्यूट्रल होता है। जहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो तो वो ऑलवेज एसिडिक साल्ट होता है। जहां पर एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो तो वो ऑलवेज क्या बनाता है? बेसिक। तो एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर क्या होगा? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां पर जो साल्ट बनता है ना वो न्यूट्रल बनता है। यहां पर NaCl कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनता है। दूसरा, एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो एसिड हमने स्ट्रॉन्ग कौन सा ले लिया? HCl। और जो बेस होता है हमने वो क्या लेना है? वीक लेना है। हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इससे हमारे पास जो साल्ट बनेगा ना वो एसिडिक साल्ट बन के आता है। तीसरे केस में हमें क्या लेना है? एसिड वीक लेना है और बेस स्ट्रॉन्ग लेना है, तो मैंने बेस क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग ले लिया। और एसिड कैसा लेना है? वीक लेना है, तो मैं यहां पर कार्बोनिक एसिड ले लेता हूं, क्योंकि कार्बोनिक एसिड वीक होता है, या ऑर्गेनिक एसिड भी ले सकते हैं। तो जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये साल्ट बनेगा और प्लस क्या होगा? वाटर। तो ये जो साल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर में होता है। और ये जो साल्ट होता है वो एसिडिक होता है, और ये साल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो हम इसके बेसिस पे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा साल्ट एसिडिक है, कौन सा साल्ट बेसिक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी में हम क्लास में आगे क्या कराएंगे? हमारे पास कुछ कॉमन साल्ट होते हैं, हम उन कॉमन साल्ट के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो जो साल्ट है, वैसे मैं आपको एक साथ इनका नाम बता सकता हूं, बट हम उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो साल्ट हमारे पास है NaCl। भाई हम उन्हीं साल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। वो उन साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो साल्ट हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। आपको पता है इस साल्ट को हम बोलते हैं कॉमन साल्ट। दूसरा इसका नाम हो सकता है टेबल साल्ट। मैंने इनके दो नाम क्यों रखे? देखो, जो NaCl है ना हर जगह कॉमन यूज किया जाता है। दूसरा, इसको टेबल साल्ट इसलिए बोला जाता है कि हर घर की टेबल पे प्रेजेंट होता है। जो डाइनिंग टेबल होता है, जो खाने वाली टेबल होती है या किचन में होता है, ये हर एक की वो प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट, ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है? अगर हम नॉर्मल देखा जाए NaCl को बनाने के लिए हम एक NaOH बेस लेंगे और HCl लेते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास NaCl बन के आता है वाटर। तो हम इसको ऐसे लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लैब में इसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बट नेचुरली हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? आपको पता है जो साल्ट, हम इसको कॉमन टेबल साल्ट बोलते हैं, इसको हर एक घर में खाने की टेबल पे प्रेजेंट होता है। तो इसको प्रिपेयर करते हैं सी वाटर से। आपको पता है सी वाटर से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, सी वाटर से। और सी वाटर से कैसे प्रिपेयर करते हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस से। आप देखोगे जो हमारे देश में, इंडिया में जो गुजरात स्टेट है और वहां पर आपको पता होगा एक कच्छ जिला है, उसमें स्पेशल NaCl बनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं? जो नमक की खेती की जाती है, वहां पर भी खेत होते हैं। उन खेतों में क्या करते हैं? समुद्र का पानी को फिल किया जाता है और धीरे धीरे इवेपोरेशन होकर वहां पर सिर्फ ओनली क्या बचता है बेटा? NaCl बच के आता है। आप देखोगे इसके बारे में रिसर्च करोगे या उसके बारे में स्टडी करोगे, ऑनलाइन स्टडी करोगे, तो आपको पता होगा कच्छ, जो आप उसकी वहां पर जमीन भी देखोगे वो भी पूरी सफेद है, क्योंकि समुद्र का पानी वहां पर फिल होने के कारण और इवेपोरेशन होने के कारण पूरी मिट्टी पे NaCl जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? NaCl। दूसरा, ये जैसे कोयले मिलते हैं ना खदानों में, पहाड़ों में, वैसे हमें ये रॉ मटेरियल के रूप में पहाड़ों के अंदर खदानों में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं रॉक साल्ट, जिसको हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं। सिंधा नमक भी बोल देते हैं, या पहाड़ी नमक भी बोल देते हैं, या काला नमक भी बोल देते हैं। और आपको पता है इसका मुझे यूज बताने की जरूरत नहीं है। एक तो सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा कुकिंग में।
इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कुकिंग में यूज करते हैं। दूसरा, हम इसकी हेल्प से और दूसरे कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे NaOH है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, हम इसकी हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो इसकी हेल्प से हम कौन कौन से केमिकल प्रिपेयर कर सकते हैं, NaOH और हमारे पास होता है कैल्शियम, जिसको हम बोलते क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, NaHCO3, और तीसरा होता है Na2CO3, जो हमारे पास क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। इसकी हेल्प से हम ये केमिकल और प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं एक टाइप का हम इसका यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका एक और यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप को प्रिपेयर करने में भी हम इसका यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट साल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। जो हमारे पास सेकंड है NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिसका नाम होता है कास्टिक सोडा। हम इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसको भी हम NaCl की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। इसको भी हम NaCl की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। देखो NaCl की हेल्प से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जब ब्राइन सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, पास करते हैं, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमारे पास NaOH बन के आता है। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास एक NaOH बनेगा, एक क्या बनेगा Cl2, और एक क्या बनेगा H2। ये हमें कैथोड पे मिलता है और ये हमें क्या मिलता है, एनोड पे मिलता है, और ये हमें क्या मिलता है, बॉटम में मिलता है। ये दोनों मिलके क्या बना लेता है, HCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। क्लियर। तो इसलिए हम इसको रिवर्स भी कह सकते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ये HCl नहीं बनता, क्योंकि गैसेस के रूप में क्या हो जाता है, इवोल्व हो जाता है, और हमारे पास सिर्फ NaOH बन के आता है। क्या होता है, NaOH बन के आता है, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा या NaOH बोलते हैं। अब आपने देख लिया इसका प्रिपरेशन क्या है, इसका यूज क्या होता है। अगर आप देखा जाए तो NaOH का यूज क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। इसका हम ये कह सकते हैं, और मेथड प्रिपेयर करने में हो सकते हैं, जैसे सोप बनाने में भी यूज कर सकते हैं हम। आपको पता होगा सोप कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम सोप को भी इसकी NaOH की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। और दूसरा इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है, इसका वॉशिंग में भी यूज करते हैं। जैसे पहले आपने देखा नहीं होगा, पहले घरों में या गाँव में जैसे सोप नहीं होती थी, तो हम कास्टिक सोडा को यूज करते थे क्लॉथ को वॉश करने के लिए। कास्टिक सोडा को यूज करते थे हम। इसका मोस्टली यूज करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में। सबसे ज्यादा इसका जो यूज होता है वो क्या होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होते हैं। क्लियर। और एक और जगह यूज कर सकते हैं, इसका एक और यूज होता है बेटा कहां पर, जो आर्टिफिशियल सिल्क प्रिपेयर करने में भी, आर्टिफिशियल सिल्क प्रिपेयर करने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में तो सभी ने पढ़ रखा होगा, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, पहले भी पढ़ा होगा। तो जैसे हम अगला लिखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसका ये नाम क्यों पड़ा ब्लीचिंग पाउडर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी कलर सब्सटेंस को कलरलेस करना। जो ब्लीच का मतलब होता है वो क्या होता है, जो कलर सब्सटेंस होता है उसको क्या कर देता है, ये कलरलेस कर देता है। याद रखना, जो ब्लीच का मतलब क्या होता है, कलर सब्सटेंस को कलरलेस कर। और जो कलर, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो ओनली क्लोरीन के कारण ही होता है। जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो ओनली क्लोरीन के कारण होता है। इसमें जो क्लोरीन प्रेजेंट होता है ना, उसी के कारण ये ब्लीच के एजेंट के रूप में काम करता है। कभी आप सोचो पूरा ये यूज करता है। हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड, हम इसमें क्लोरीन गैस को पास कर देते हैं। जब हम इसमें क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और प्लस में क्या बन के आता है, वाटर। तो ये कैल्शियम जो ऑक्सीक्लोराइड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं,
ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है ना, ये किसी भी कलर सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है। तो इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्रीज में, जैसे आप रॉ मटेरियल के रूप में पेपर देते हो, आप वेस्टेज पेपर देते हो, आप कबाड़ी को या इनको जो पेपर बच जाते हैं, आपके पास किताबें होती हैं, इनको देते हैं, तो उनके ऊपर क्या होती है, साइज से वर्ड लिखे होते हैं, बट उनको तो वो इंक नहीं चाहिए, तो वहां से वो इंक को रिमूव करने के लिए ब्लीच करते हैं, इसके ऊपर ब्लीचिंग एजेंट डाल देते हैं पेपर पे या किसी पे भी कपड़ों पे, तो उससे उसके ऊपर से कलरलेस हो जाता है, और जिसको हम रीयूज कर लेते हैं, रिसाइकिल में यूज कर लेते हैं। इसका एक यूज होता है लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज में भी। भाई जैसे आपने कपड़े वॉश करने के लिए आपके कपड़ों पे कुछ लग गया, या कपड़ों पे कलर दूसरा कराने चाहते हैं, कोई कलर हटाना चाहते हो, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। इसका एक और यूज होता है मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म, क्या यूज करने के लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोर। और दूसरा इसका यूज होता है स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। जैसा आपने देखा होगा भाई, जो स्विमिंग पूल होते हैं उसमें पानी खराब नहीं हो, तो वहां पर हम ब्लीचिंग एजेंट यूज कर देते हैं, क्योंकि जो ब्लीचिंग एजेंट में जो क्लोरीन होता है ना, ये ऑक्साइडिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, और जिसके कारण डिसइंफिकेंट का काम करता है बेटा ये। तो ये आपको पता है ना, क्लोरीन ही इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के कारण ही ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसमें एक नाम होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और एक होता है हमारे पास बेकिंग सोडा। एक क्या होता है? बेकिंग सोडा, और एक क्या होता है हमारे पास? वॉशिंग सोडा होता है। तो दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, इसको इसलिए एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों का थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेशन होता है। क्लियर? तो जब इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं तो इसको हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NaCO3, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2O, ये होता है। अब इन दोनों को सबसे पहले पॉइंट आता है प्रिपेयर कैसे करें। तो जो बेकिंग पाउडर है, या सॉरी बेकिंग सोडा है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। उसमें हम अमोनिया गैस और CO2 गैस को क्या करते हैं? पास करते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है? NaCl होता है, एक्वस है तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, हम इसमें अमोनिया गैस पास करेंगे, और प्लस में CO2 गैस को भी पास करते हैं। जब हम इसमें ये सभी पास कर देते हैं तो हमारे पास बन के आता है NaCO3, और प्लस में बन के आता है अमोनिया क्लोराइड। क्या बन के आता है? अमोनिया क्लोराइड बन के आता है। इन देखो NaCl और वाटर मिलके क्या बनेगा? ब्राइन सॉल्यूशन। हम इसमें अमोनिया गैस CO2 गैस को पास करेंगे तो हमारे पास बन के आता है NaCO3। यही हमारे पास क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। अब देखो हमने एक का मेथड प्रिपरेशन पढ़ लिया। अब देखो जो हमारे पास NaCO3 होता है, अगर हम इसको हीट कर दे, फर्दर हीट कर दे, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3। इसको वॉशिंग सोडा नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे सोडा एस। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? सोडा एस नाम होता है। अब ये क्या करता है? जो सोडा एस होता है ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है? ऐड कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये हमारे पास बन के आता है वॉशिंग सोडा। तभी मैंने देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है? वो Na2CO3 दे देगा, तो ये कहेगा वॉशिंग सोडा। आप कहोगे हाँ Na2CO3 तो क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। नहीं, जब तक आप उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड नहीं करोगे तब तक वो वॉशिंग सोडा नहीं बनेगा। अब सबसे पहला पॉइंट आता है भाई वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है कि क्लीनिंग एजेंट होता है। इसमें क्लीनिंग की प्रॉपर्टीज होती है। ये क्रिस्टलाइन होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसका यूज ग्लास बनाने में भी हम यूज करते हैं, इसका ग्लास इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। क्लियर? और ये सोलबल कंपाउंड होते हैं। वैसे तो देखो मोस्टली जो कार्बोनेट होते हैं वो वाटर सोलबल होते हैं। क्या होते हैं?
वाटर सोल्युबल होते हैं और ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने में यूज होता है। अब मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। अब आपको पता है जो बेकिंग सोडा है उसका मतलब क्या है, देखो हम इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब हम ज्यादा इसका ही डिस्कस करेंगे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले मैं देखो दो वर्ड लिख रहा हूं, एक तो हमारे पास होता है बेकिंग सोडा और एक होता है हमारे पास बेकिंग पाउडर। इन दोनों का यूज क्या होता है, देखो दोनों बेसिक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों नेचर में क्या होता है, बेसिक होते हैं, क्लियर। और आपको पता है जो बेकिंग सोडा है ये माइल्ड बेस होता है। माइल्ड का मतलब होता है ना तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना ज्यादा वीक बेस होता है। हम इसको यूज करते हैं एज ए एंटा एसिड, हम इसको यूज करते हैं एज ए एंटा एसिड, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्लियर। और जो बेकिंग पाउडर होता है हम इसका यूज करते हैं जैसे केक बनाने में, मोस्टली हम जो बेकिंग पाउडर होता है हम उसका यूज करते हैं केक बनाने में यूज करते हैं। अब इन दोनों में मेन पॉइंट होता है डिफरेंस क्या होता है, देखो जो बेकिंग सोडा होता है उसमें ओनली NaHCO3 होता है, बट जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें क्या होता है NaHCO3 प्लस में टर्टरिक एसिड होता है, टर्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। देखो बेकिंग सोडा में तो ओनली NaHCO3 होता है और बेकिंग पाउडर में क्या होता है NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड होता है। ये क्यों मिलाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट, ये एसिड बेस होता है और ये एसिड होता है। ये क्या होता है, बेस होता है और ये क्या होता है, एसिड। आप ये मत समझिए दोनों को मिला दिया पाउडर फॉर्म में तो ये एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, नहीं। जब तक ये दोनों का मिक्सर वाटर की कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये रिएक्शन नहीं करेंगे। हम इसको टर्टरिक एसिड को इसमें मिलाते क्यों है, देखो जब भी हम कोई केक बनाते हैं तो वहां पर हम बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं, तो बेकिंग पाउडर को जैसे उसमें मिलाते हैं तो वहां पर रिएक्शन होती है और वहां पर CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 गैस के कारण जो आटा होता है, जो हमारा पेस्ट होता है वो स्वेल करने लग जाता है। और क्यों स्वेल करता है, क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस फिल हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा मैं हमारे पास जो केक है हमने केक में मिला दिया तो उसके अंदर ऐसे होल हो जाते हैं। ये होल क्यों बन जाते हैं, ये होल इसलिए बनते हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। बेकिंग पाउडर ऐड होने से क्या होगा, वापस CO2 गैस रिलीज होगी, इसमें CO2 गैस फिल होती है पहले हॉट करने से पहले। तो हम जैसे मिक्स करते हैं उसको कुछ टाइम के लिए जो आटा होता है जो भी हमारे पास पेस्ट होता है उसको रख देते हैं तो धीरे धीरे उसमें अंदर CO2 गैस बनने लग जाती है। CO2 गैस होने के कारण वो जो हमारा पेस्ट होता है वो स्वेल करने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस फिल होने लग जाती है और वो CO2 गैस फिल होती रहती है। बट जैसे हम इसको हीट करते हैं, हीट करने से CO2 गैस ऐसे इवोल्व हो जाती है और इवोल्व होने के कारण ये अंदर स्पेस क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है और जिसके कारण जो हमारे पास केक बनता है वो स्पंजी बनता है, हम उसको इजीली कंप्रेस कर सकते क्योंकि उसके अंदर होल होता है उनमें एयर फिल होती है, क्लियर। अब एक पॉइंट आता है, अगर आप ओनली सोडियम कार्बोनेट को इसमें यूज कर लोगे तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा। जब आप ओनली सोडियम कार्बोनेट को इसमें यूज करोगे केक बनाने में और जब आप इसको हीट करोगे तो आपको पता है जो सोडियम कार्बोनेट है आप उसको हीट करते हो तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, बेस होता है और जिसके कारण ये जो केक है ना वो कड़वा बन जाएगा, बिटर हो जाएगा। तो उस बिटरनेस को केक में आपने सोडियम कार्बोनेट बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया तो वो जो केक बनेगा वो बहुत हार्ड बनेगा, वो स्पंजी केक नहीं बनेगा। तो ये आपको जो सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर होता है या सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा, हम उसको यूज करते हैं एज ए फायर को रोकने के लिए क्योंकि जब इनमें हम हीट करते हैं या इसके वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं या एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज होती है और जो CO2 गैस होती है वो बर्निंग में हेल्प नहीं करती क्योंकि जो वो जहां पर भी CO2 गैस फैलेगी वो वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगी जिससे जो फायर होती है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लास्ट बचता है वो होता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिसको हम नाम जानते हैं किससे, POP से, POP जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको इसलिए बोलते हैं, इसकी सबसे पहले इसके बारे में पता चला था पेरिस में।
इसका जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था वो पेरिस में हुआ था, तो जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम प्रिपेयर करते हैं जिप्सम से। तो जिप्सम क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट 2H2O वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, जिप्सम होता है। और जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है ये जिप्सम होता है। जब हम इस जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो इसमें से 1/3 पार्ट वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और ये बच जाता है हमारे पास H2 और प्लस में 3/2 H2 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीओपी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जैसे वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है वो फिर से जिप्सम बन जाता है और एक हार्ड मास बन जाता है, जिसके कारण जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है हम इसका पीओपी का यूज करते हैं किसमें, जैसे प्लास्टर करने में। जैसे किसी की बोन ब्रेक हो गई तो हम जो बोन को जोड़ने के लिए, उसको एज ए स्टेबल रखने के लिए हम वहां पर प्लास्टर करते हैं, और उस प्लास्टर पे एक पेस्ट लगाया जाता है पीओपी का, क्योंकि ये जैसे वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है और हार्ड बन जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है, जो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता है। ये इसका सबसे ज्यादा यूज होता है जो प्लास्टर। और दूसरा इसका मोल्ड बनाने में भी यूज करते हैं, टॉय बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, क्लियर। और ये इसका यूज क्या होता है, टॉय बनाने में, मोल्ड बनाने में या प्लास्टर करने में हम इसका मोस्टली यूज करते हैं। दूसरा इसका जो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है इस क्लास में, हाइड्रेट साल्ट। जो हमारे पास क्या आता है, हाइड्रेट साल्ट। हाइड्रेट साल्ट इसका मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है एनहाइड्रस, एक वर्ड होता है एनहाइड्रस और एक वर्ड होता है हाइड्रेट। जैसे आप देखो कॉपर सल्फेट, और एक होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए क्रिस्टल फॉर्म में ऐड होते हैं तो उस वर्ड को बोलते हैं हाइड्रेट। मतलब इसने इसके साथ रिएक्शन नहीं किया है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बट यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दो, यहां पर ओनली कॉपर सल्फेट है। जहां पर जिस साल्ट के पास वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं होते उनको बोलते हैं एनहाइड्रस। तो आपको मतलब पता होना चाहिए, जहां पर वर्ड आ जाए एनहाइड्रस तो उसका मतलब होता है उस कंपाउंड के पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, क्लियर, उसके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं। और जब आ जाए हाइड्रेट तो उसका मतलब होता है उसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो साल्ट होता है वो मोस्टली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, बट फ्यू साल्ट क्या होते हैं, कलर होते हैं। देखो मोस्टली जो साल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनको कोई कलर नहीं होता। व्हाइट कलर को हम इसमें क्या बोलते हैं, कलरलेस बोलते हैं। बट कुछ साल्ट हमारे पास क्या होते हैं, कलर होते हैं। जैसे एग्जांपल के पास ये होता है, आपको पता है ब्लू कलर, एक होता है FeSO4 7H2, ये होता है ग्रीन कलर का। और भी साल्ट है, निकिल सल्फेट है, ब्लू कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है और कोबाल्ट नाइट्रेट है। ये हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अब पॉइंट आते हैं भाई, जो साल्ट होते हैं ना वैसे वो कलरलेस होने चाहिए। देखो रूल तो ये कहता है कि जितने भी साल्ट होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। बट कुछ साल्ट क्या होते हैं, कलरलेस, कलर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाए भाई जो साल्ट होते हैं वो कलर क्यों शो करते हैं, कुछ साल्ट कलर क्यों शो, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं। और जैसे इनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को यहां से रिमूव कर देते हैं, मतलब इनको एनहाइड्रस बना देते हैं, तो ये फिर से कलरलेस हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू क्यों होता है,
आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाई कॉपर सल्फेट इज ब्लू कलर। तो देखो एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं आपको। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट ले लिया सॉलिड फॉर्म में। तो ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है और आपको पता है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। अब हम इसको हीट कर रहे हैं। जैसे आप हीट करोगे, तो जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो इसने 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिए, लॉस कर दिए। तो जैसे आप इसको हीट करोगे कंटिन्यू, ये कलरलेस होता रहेगा क्योंकि इसने वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आप जैसे इसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज रख दोगे, हीट करना बंद कर दोगे, फिर से एयर में से ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा और फिर से ब्लू कलर हो जाएगा। भाई देखो आपने हीट किया तो ये कलरलेस हो गया। अब जैसे आप इसको हीट करना बंद करोगे तो एयर में से जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इस मॉइस्चर में तो 5 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके फिर से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन जाते हैं, फिर से कलर। तो ये याद रखना, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे भाई कुछ साल्ट होते हैं वो कलर क्यों शो करते हैं, तो आप बताना हाइड्रेट के कारण, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में से या वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर लेते हैं, जिसके कारण वो कलर शो करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास ब्लू कॉपर सल्फेट होता है, जैसे आप इसको हीट करती कलरलेस तो होता ही है, साथ में इस कॉपर सल्फेट की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है, तो अरेंजमेंट भी चेंज हो जाती है एटम की। ये याद रखना, जितने भी हमारे पास कलर साल्ट होते हैं, जब आप उनको हीट करते हो और एनहाइड्रस बनाते हो तो उसके कारण इनकी कलर तो चेंज होता ही होता है, साथ में उनके एक और प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उनमें जो एटम की अरेंजमेंट होती है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये था हमारा पास एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर।